हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कपिल कॉमर्स क्लासेस। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने मैराथन स्टार्ट की थी बीकॉम फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। उस क्लास में हम लोगों ने सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कवर किए थे और कुछ 2-3 लॉन्ग क्वेश्चंस कवर किए थे। नेक्स्ट पार्ट में अभी इस मैराथन में अपन कवर करेंगे सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। उसके बाद एक थर्ड मैराथन होगी, उसमें आपके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर होंगे। आप पहले फर्स्ट वाली मैराथन देखिए, उसके बाद ये वाली मैराथन देखिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 से। लास्ट क्लास में अपना क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L वाला क्वेश्चन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, Why adjusting entries are incorporated in final account? Explain the treatment of following adjustment with example. देखो adjustment entries पूछी आपसे, accrued income, manager commission and goods and transit। देखो what is accrued income? एक्रूड इनकम कौन सी इनकम होती है? जो इनकम आपने अर्न कर लिया है बट आपको रिसीव अभी नहीं हुई है, दैट इज इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, बट नॉट येट रिसीव्ड। वो पैसा जो आपने कमा लिया है लेकिन अभी आपको मिला नहीं है, तो क्या करेंगे? एंट्री, इसकी P&L में क्या ट्रीटमेंट होगा और बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा। तो सबसे पहले तो आप डिस्क्राइब करोगे व्हाट इज एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम इज द इनकम दैट इज अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड। इसकी क्या एंट्री होती है? देखो, अगर इनकम आपको मिल जाती तो आप क्या एंट्री करते? कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम, जो भी इनकम का नाम है, ठीक है। लेकिन अभी आपको पैसा मिला नहीं है तो आप कैश तो लिख नहीं सकते, तो क्या लिखोगे आप? एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, ठीक है। P&L में किधर आएगी? ये क्रेडिट साइड आ जाएगी, क्योंकि P&L में डेबिट साइड सारे एक्सपेंस आते हैं और क्रेडिट साइड सारी इनकम आती है आपकी, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या बन जाएगा? ये आपका असेट बन जाएगा, क्योंकि एक्रूड इनकम क्या है? आपको मिलने वाली है अभी, तो क्या बन गया आपका? असेट। तो बैलेंस शीट में असेट्स की साइड शो हो जाएगा और P&L में क्रेडिट साइड शो हो जाएगा, ओके। इसी के साथ आपसे पूछ सकते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट। तो इसी में देख लीजिए व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो खर्चे जो अभी बकाया है, दैट मीन्स वो एक्सपेंसेस जो आपने अभी पे नहीं किए, जैसे कि सैलरी ना, 12 महीने एम्प्लॉय ने काम कर दिया है, 12 मंथ्स एम्प्लॉय ने वर्क कर दिया, लेकिन आपने उसे सिर्फ 8 मंथ्स की सैलरी पे की है, तो बचे कुछ 4 मंथ्स की क्या हो गई? आउटस्टैंडिंग हो गई, ठीक है। क्या हो गई? आउटस्टैंडिंग। अच्छा, अब देखो एंट्री कैसे करना है। एंट्रीज को रटना नहीं है, समझ के करना है। नॉर्मल अगर आप सैलरी पे करोगे तो क्या एंट्री करोगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर बैंक करोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ आपने सैलरी पे की नहीं है, तो देखो खर्चा तो डेबिट होगा, ठीक है। एक्सपेंस तो अकर हो गया, तो आप उसे क्या कर दो? डेबिट कर दो। लेकिन अब टू कैश ना करके क्या करेंगे अपन? अब एक्सपेंस आपने पे नहीं किया तो क्या लिखोगे? टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। दैट मीन्स ये क्या बन गई? आपकी लाइबिलिटी बन गई। अभी आपको क्या करना पड़ेगा? इसे पे करना पड़ेगा। तो P&L में आप सैलरी दिखाओगे कितनी? 8 मंथ्स की जो आपने पे की है वो, और ऐड करोगे कितना? आउटस्टैंडिंग 4 मंथ्स की। कितने हो गई? 12 मंथ्स की सैलरी आप P&L में दिखाओगे। ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो लाइबिलिटीज में चली जाएगी आपकी, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में शो हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये एक्सपेंस है जो आपने पे नहीं किया, आपको पे करना है, तो किधर दिखा दो? लायबिलिटीज में दिखा दो। सिर्फ वही अमाउंट लायबिलिटीज साइड में जाएगा जो आपने पे नहीं किया, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। साथ में ही देख लेते हैं प्रीपेड क्या होता है। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब वो खर्चे जो आपने ऑलरेडी ही पे कर दिए हैं, जैसे कि इंश्योरेंस। हम हर महीने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं। अभी
बिजनेसमैन ने क्या सोचा, चलो एक साथ ही दे देते हैं सारा, ठीक है। तो आपने क्या करा, 6 महीने का इंश्योरेंस, 6 मंथ का इंश्योरेंस आपने एडवांस में पे कर दिया, ठीक है। ये आपका एक्सपेंस है जो हर महीने अकर होता है ना, एवरी मंथ एक्सपेंस अकर होता है, लेकिन आपने इसे एडवांस में पे कर दिया। अब जब ये अकर होगा तब क्या आप इसे पे करोगे, नहीं। अब क्या बन गया, अब क्या बन गया आपका, ये असेट बन गया। तो नॉर्मल टाइम पे अगर आप इसे पे करोगे तो सबसे पहले इसमें किसकी एंट्री होगी, एक्सपेंस को पे करने की, क्योंकि यहाँ पैसा गया। तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश, कि आपने सारा इंश्योरेंस एक बार में दे दिया। लेकिन अभी इसको एडजस्ट करेंगे, क्यों, इसमें वो वाला इंश्योरेंस इंक्लूडेड है जो आपने एक्स्ट्रा दे दिया। तो अब क्या एंट्री हो जाएगी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इंश्योरेंस, ठीक है। मान लेते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया था 12,000 का, हर महीने आप 1,000 पे करते हो, 6 मंथ का वो नेक्स्ट ईयर वाला था, तो 6 महीने का क्या कर दो, यहाँ रिवर्स कर दो, और ये क्या बन जाएगा आपका, असेट बन जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है आपका, असेट है, वो खर्चा जो आपने आज ही दे दिया, आपको बाद में नहीं देना, तो क्या बन गया, ये असेट बन गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी होती हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट होता है। एक्रूड इनकम आपका असेट होता है, आपने कमा ली, आपको मिली नहीं है, मिल जाएगी, दैट इज योर असेट। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या है, आपकी लायबिलिटी है, ठीक है। आपको इनकम पहले ही मिल गई और आपने काम किया नहीं है, आपने कमाई नहीं है और पैसा आपको पहले ही मिल गया, अब काम करना पड़ेगा आपको, दैट इज योर लायबिलिटी। तो इनकम रिसीव इन एडवांस कहाँ चले जाएगी, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में शो हो जाएगी, ठीक है। और अगर इनकम आपको एक्स्ट्रा मिली है तो क्या कर देना, P&L में से माइनस कर देना। क्यों करेंगे, क्योंकि इस साल की इनकम वो नहीं है। P&L में कौन से खर्चे और इनकम आते हैं, जो करंट ईयर के होते हैं, कौन से, करंट ईयर के, चाहे पे किए चाहे नहीं किए, चाहे एडवांस दिए चाहे नहीं दिए, करंट ईयर के सारे एक्सपेंस किधर आते हैं, P&L में आते हैं, ठीक है। चारों पॉइंट हो गए आपके। एक्सपेंसेस के लिए वर्ड यूज करते हैं अपन आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, और इनकम के लिए क्या यूज करते हैं, एक्रूड और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये आपकी लायबिलिटी है, ये आपका असेट है, ये आपका असेट है और ये आपकी लायबिलिटी है, ठीक है। याद रखने ये पॉइंट, फाइनल अकाउंट्स के जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना तो भी ये पॉइंट बहुत काम आएंगे, यही इसी के एडजस्टमेंट होते हैं मोस्टली फाइनल अकाउंट्स में, ठीक है। चले नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो नेक्स्ट पॉइंट है आपका मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन मतलब आपने एक मैनेजर अपॉइंट किया हुआ है अपने बिजनेस में, वो आपके लिए काम करता है, वो क्या लेता है, सेल के बेसिस पर या फिर प्रॉफिट के बेसिस पर क्या लेता है, कमीशन लेता है, ठीक है। मोस्टली प्रॉफिट बेसिस पर ही मैनेजर क्या लेगा, कमीशन लेगा। अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो क्या करोगे, नॉर्मल रेट लगाओगे। मान लेते हैं नेट प्रॉफिट है 50,000 का और रेट है आपकी 10%, तो रेट मैनेजर कमीशन कितना हो गया, 5,000। लेकिन उसने बोला हुआ है मैनेजर कमीशन चार्ज होता है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। आफ्टर चार्जिंग कमीशन मतलब प्रॉफिट में से पहले कमीशन चार्ज होगा, फिर आप रेट लगाओ। तो फिर कैसे निकालोगे, देखो कमीशन तो आपको पता नहीं है, तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है। 50,000 इंटू 10 अपॉन 110, ओके। तो क्या आ जाएगा आपके पास, डायरेक्ट मैनेजर कमीशन का अमाउंट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैनेजर कमीशन के बारे में पूछेगा तो सबसे पहले थ्योरी लिखना कि मैनेजर अपॉइंट करते हैं, काम करने के लिए अपॉइंट करते हैं, मैनेजर को हम नेट प्रॉफिट के बेसिस पर क्या देते हैं, कमीशन देते हैं। दो तरीके से देते हैं, बिफोर और आफ्टर। अपने मन से ही कोई एग्जाम्पल ड्राफ्ट कर देना और उसको कैलकुलेट करके बता देना, ठीक है।
और कैलकुलेशन में तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, कैलकुलेटर अलाउ है आपको। गुड्स इन ट्रांजिट क्या होते हैं? देखो, गुड्स इन ट्रांजिट वर्ड अपन ने कहाँ पढ़ा था? ब्रांच अकाउंटिंग में पढ़ा था। ब्रांच अकाउंटिंग में क्या पढ़ा था? गुड्स इन ट्रांजिट, वो गुड्स जो भी रास्ते में है। मतलब रास्ते में कैसे? आ जाओ, देखो ये है आपका सेलर, चलो ये है आपका हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान भेजा, ठीक है। हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान 2 ट्रक में भेजा है, ट्रक ए, ट्रक बी। दोनों ट्रक एक साथ निकले हैं, एक ट्रक में सामान आ नहीं रहा था तो उसने 2 ट्रक में सामान भेजा है, ट्रक ए ट्रक बी, ठीक है। हेड ऑफिस है आपका मुंबई में और ब्रांच है आपकी जयपुर में। हेड ऑफिस ने सामान भेज दिया, क्या एंट्री कर दी होगी उसने? सेल करने की एंट्री कर दी होगी। यहाँ पे सेल वर्ड यूज नहीं करते, कौन सा वर्ड यूज करते हैं? गुड्स सेंड टू ब्रांच, कल बताया था। और ब्रांच क्या यूज करेगी? गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, क्योंकि ये सेल परचेज नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? माल भेज रहे हैं, वो रिसीव कर रहा है और फिर फर्दर बेचा जा रहा है, ठीक है। अब ट्रक ए वाला माल तो पहुंच गया ब्रांच के पास, ठीक है, रिसीव हो गया, लेकिन ट्रक भी अभी सामान पहुंचा नहीं है। अब एचओ अकाउंट्स बना रही है, उसने तो यहाँ एंट्री कर दी, लेकिन ब्रांच ने एंट्री नहीं की। क्यों? क्योंकि उसके पास तो सामान पहुंचा ही नहीं है। अकाउंट्स को मैच कराने के लिए हम एंट्री करेंगे किसकी? गुड्स इन ट्रांजिट की। किसकी? गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट को हम डेबिट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो सामान एचओ ने तो भेज दिया, आपको मिला ही तो नहीं है, इसका मतलब वो सामान क्या है? रास्ते में है। ऐसे ही कैश इन ट्रांजिट होता है, हेड ऑफिस ने ब्रांच को खर्चों के लिए कुछ पैसा भेजा है, अभी आधा पैसा पहुंचा है और आधा नहीं पहुंचा है। अच्छा मैम, पैसा कौन सा ट्रक में जा रहा है जो पहुंचा नहीं है? देखो कभी कभी बैंक से पैसा भेजते हैं तो क्लियरेंस में टाइम लगता है, ठीक है, बैंक 1-2 दिन का टाइम लेती है। तो हेड ऑफिस ने तो आज भेजा, वो क्या मान लेगी कि पैसा गया, है ना, लेकिन ब्रांच को पैसा नहीं मिला, तो वो क्या है? कैश इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट मतलब माल रास्ते में है, कैश इन ट्रांजिट मतलब पैसा रास्ते में है, ठीक है। चलिए तीनों पॉइंट हो गए हैं अपने कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो एक्रूड आउटस्टैंडिंग का कुछ पॉइंट आएगा तो आपको उसे P&L और बैलेंस शीट दोनों में शो करके आना है। आप जितना लिख सकते हो, जितनी कॉपी भर सकते हो ना, उतना लिखना है, ठीक है। देखो इन लोगों ने अभी एग्जाम्पल खुद से ड्राफ्ट कर लिया है और खुद से इसका सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है, तो आपको भी वैसे ही करना है। Show the journal entries and treatment of following adjustment and final account. Outstanding expenses, अभी समझाया है आपको। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो अकर हो गए और आपने पे नहीं किए, क्या करेंगे? उनको P&L में रिलेटिव एक्सपेंस में ऐड कर देंगे जो भी एक्सपेंस है, और लाइबिलिटी साइड दिखा देंगे, किधर? बैलेंस शीट में दिखा देंगे। क्लोजिंग स्टॉक का क्या ट्रीटमेंट होता है? क्लोजिंग स्टॉक किधर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा क्या आपका? क्लोजिंग स्टॉक, और बैलेंस शीट में असेट्स की साइड आ जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक, ओके। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होगी? उसी ट्रेडिंग में पहुंचाने की एंट्री कर दो, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। देखो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है, मान लेते हैं 1,50,000, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। इधर क्या लिखते हो? टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या आ जाता है? जीपी आ जाता है। कैसे आता है? बाय सेल और बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या हो गई? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। लेजर से जर्नल और जर्नल से लेजर करना तो आती होगी, ये तो बचपन में ही सीख लिया था, है ना, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। यही क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में असेट्स की साइड शो हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000। स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, जो सामान जिन गुड्स में आप डील करते हो उसका क्या है आपके पास? स्टॉक पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री है, क्या है आपका? असेट है, उसे बेचकर ही तो कमाओगे। बिजनेस में करेंगे क्या? आप स्टॉक बेचोगे तभी तो पैसा कमाओगे, तो इसीलिए किधर दिखेगा वो? असेट साइड में शो हो जाएगा।
नेक्स्ट देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस, अभी बताया था, साथ में ही बताए थे प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो अभी अगर नहीं हुए और आपने एडवांस में उनका पेमेंट कर दिया। दो एंट्री होंगी, एक बार तो आपने पैसा दिया होगा, उसके बाद जितना इस साल का है उसे छोड़कर जो नेक्स्ट ईयर का है उसे क्या कर देना, रिवर्स एंट्री कर देना। ठीक है, एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीपेड एक्सपेंस टू रेस्पेक्टिव एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस का नाम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स। देखो ये होते हैं आपके डेटर्स। डेटर्स कौन है, वो लोग जिन्हें आपने उधार में सामान बेचा है, तो वो लोग आपको क्या देंगे, पैसा देंगे। तो जो लोग आपको पैसा देंगे वो क्या हो जाएंगे, डेटर्स हो जाएंगे। अब आपने क्रेडिट सेल की है, एंट्री क्या हो जाएगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक है, मान लेते हैं आपने 1 लाख का क्रेडिट सेल किया है, 1 लाख का सामान आपने उधार में बेचा है। ठीक है, इनमें से आपको 70,000 रिसीव हो गया है, तो एंट्री क्या करोगे, पैसा आने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स को खत्म कर दो, कितने से, 70,000 से। बहुत टाइम हो गया, बच्चे कुछ डेटर्स पैसा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आपने उन्हें बहुत बार कॉल किया, धमकियां भी दे दी, अब वो पैसा नहीं दे रहे, क्या हो जाएगा, आपको उन पे डाउट आने लग जाएगा, तो वो क्या बन गए, डाउटफुल डेटर्स बन गए। क्या बन गए आपके, डाउटफुल डेटर्स। पता चला आपको 1-2 महीने बाद क्या हो गया, डेटर तो आपका इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, कोर्ट ने उसे दिवालिया घोषित कर दिया। अब क्या हो गए, वो बैड डेट हो गए। क्या हो गए, बैड डेट। ये आपके डेटर्स क्या हो गए, खराब हो गए। ठीक है, क्या अब आपको इनसे पैसा मिलने वाला है, नहीं, अब आपको कोई पेमेंट रिसीव नहीं होगा। अब आप क्या एंट्री करोगे, देखो आपको डेटर्स को खत्म तो करना है अपनी बुक से। अच्छा, क्यों करना है, इसीलिए करना है क्योंकि अगर आपकी बुक्स में डाटा शो होते रहेंगे तो वो असेट्स की साइड को बढ़ा देंगे। दैट मीन्स आपको ऐसा लगता रहेगा कि यार इन लोगों से तो पैसा आना है, हमारा असेट है, पर क्या एक्चुअली में वो आपका असेट है क्या, नहीं, वो पैसा तो डूब गया। तो डेटर्स को कर दो खत्म, तो टू डेटर्स। अब इन डेटर्स का नाम हमने क्या रखा है, बैड डेट। क्या रख दिया इनका नाम, बैड डेट। ये वो डेटर्स हैं जो आपके खराब हो गए, तो बैड डेट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू डेटर्स। कितना अमाउंट आएगा, 30,000। ठीक है, तो डेटर्स का नाम क्या हो गया, बैड डेट। हम एक अकाउंट खोलेंगे जिसमें जितने भी खराब डेटर्स हैं उनका नाम लिख देंगे। ठीक है, पहले आपको डेटर पे डाउट हुआ, फिर वो क्या हो गया, बैड डेट हो गया। इसके लिए कंपनी फर्म क्या बनाती है, प्रोविजन बनाती है। क्या बनाती है, प्रोविजन। जिन डेटर्स पर कंपनी को डाउट होता है उसके लिए कंपनी क्या करती है, अलग से पैसा रख देती है, प्रोविजन ही क्रिएट कर देती है कि हम ये मान रहे हैं कि 5% डेटर खराब हो जाएंगे, तो 5% ऑफ डेटर्स क्या बना दिया कंपनी ने, प्रोविजन बना दिया। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा खराब होते हैं तो बैड डेट हो जाएंगे, है ना, और इससे कम होते हैं तो P&L के क्रेडिट साइड में आपका प्रोविजन शो होता रहेगा। ठीक है, देखो एक बार इसका ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं, एग्जाम में एडजस्टमेंट के तौर पे आपको पूछ लेगा। देखो ये आपका ट्रायल बैलेंस दे रखा है आपको, ट्रायल बैलेंस में डेटर्स दिख रहे हैं 1 लाख और बैड डेट्स दिख रहे हैं 10,000। ठीक है, और प्रोविजन दिख रहा है आपको 5,000। अब ये बताओ बैलेंस शीट में आप कितने का डेटर्स दिखाओगे, 1 लाख माइनस 10,000 या फिर 1 लाख का दिखाओगे, किसका दिखाएंगे, 1 लाख का ही दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे 1 लाख का, क्योंकि बैड डेट आपके ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिख रहे हैं, इसका मतलब डेटर्स अकाउंट में ऑलरेडी एडजस्टेड है वो। देखो ट्रायल बैलेंस में क्या आता है, सारे लेजर अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस आते हैं, तो ट्रायल बैलेंस से जस्ट पहले की प्रोसेस में आपने लेजर बनाई होगी। ठीक है, आपने डेटर अकाउंट बनाया होगा उसमें।
अब डेटर अकाउंट में आपने क्या किया होगा, डेटर टू सेल पहली एंट्री, ठीक है। कुछ डेटर्स को आपने डिस्काउंट दिया होगा तो बाय डिस्काउंट, कुछ लोगों ने आपको पैसा दिया होगा बाय कैश, जिन लोगों ने नहीं दिया उनको क्या बोल दिया आपने, बैड डेट, ठीक है। अब ये बैड डेट उसके बाद ही तो आएगा बाय बैलेंस CD। इसका मतलब ये बैड डेट तो ऑलरेडी डेटर्स अकाउंट में एडजस्टेड है। ट्रायल बैलेंस में जो भी डेटर्स दिख रहे हैं वो कौन से डेटर हैं, गुड डेटर हैं। ऑलवेज रिमेंबर कौन से डेटर हैं, ये गुड डेटर हैं आपके, ठीक है। अब आप इन डेटर्स पे क्या बनाओगे, अलग से इनको माइनस नहीं करोगे बैड डेट्स को बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कितना ही डेटर आएगा, 1 लाख। अब एग्जामिनर आपको क्या देगा, कभी कभी एडजस्टमेंट एंट्रीज देगा, नीचे लिख देगा एडजस्टमेंट, मेक फर्दर प्रोविजन ऑफ 10%। आप फर्दर प्रोविजन बनाइए 10% का, और क्या बोलेगा, फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स हो गए आपके 10,000। अब आप इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे, याद रखना है ट्रायल बैलेंस में तीनों चीजें शो हो रही हैं, डेटर्स, प्रोविजन और बैड डेट। एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि 10,000 के और बैड डेट हो गए, मतलब 10,000 के डेटर और खराब हो गए हैं, ठीक है। ऑलरेडी कितने खराब हैं, 10, और कितने हो गए 10, 20,000। P&L में आप कैसे शो करोगे, ये रहा आपका P&L अकाउंट, यहाँ क्या दिखाते हैं अपन, 2 बैड डेट। ऑलरेडी कितने दिख रहे हैं ट्रायल बैलेंस में, 10,000 प्लस फर्दर बैड डेट, और कितने हो गए 10,000 और हो गए, टोटल कितने हो गए 20,000, ठीक है। कुछ नया प्रोविजन बनाया है आपने, न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन मतलब आपको और लग रहा है कि देखो 10% और खराब हो जाएंगे। अब ये बताओ 10% किसके खराब होंगे, 1 लाख तो ऑलरेडी अच्छे वाले हैं, उसके 10% या 10,000 माइनस करो। देखो जो नए 10,000 आए हैं ना, उनको इसमें से माइनस करो। और हमने क्यों माइनस किया, क्योंकि मैम ये एडजस्टेड नहीं है, पुराना वाला तो ट्रायल में एडजस्टेड था, न्यू वाला तो हुआ ही अब है, तो एडजस्ट कर दो। अब देखो जो बेकार हो गए उनके लिए क्या प्रोविजन बनाना, वो तो ऑलरेडी बेकार है, उनसे पैसे वैसे ही नहीं आने वाले। गुड डेटर्स पे प्रोविजन बनाया जाता है। तो 90,000 का 10% कितना होगा, 9,000। अब नया प्रोविजन कितने का बना लिया आपने, 9,000 का। टोटल कितना है आपका एक्सपेंस, 29,000। लेकिन पुराना आपने कितने का प्रोविजन बना रखा था, कितने का प्रोविजन था अपने क्वेश्चन में, 5,000 का। अब यहाँ क्या कर देंगे, ओल्ड प्रोविजन को लेस कर देंगे, ओल्ड प्रोविजन 5,000 आपने यहाँ क्या कर दिया, लेस कर दिया। तो नेट खर्चा कितना है आपका, 24,000, ठीक है। P&L में पुराने बैड डेट आएंगे, उसमें नए बैड डेट्स को जोड़ देंगे, जो नया प्रोविजन बनाया उसे भी आप ऐड कर दो, जो पुराना ऑलरेडी एडजस्टेड है उसे माइनस कर दो, क्या आ जाएगा आपका, P&L में बैड डेट शो हो जाएगा। देखो इससे बाहर कोई एडजस्टमेंट नहीं आता है, यही सारी एडजस्टमेंट होती हैं बैड डेट्स की, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तब आप थ्योरी का क्वेश्चन करोगे ना, तो खुद से ही एग्जाम्पल ड्राफ्ट करके आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है, याद रखना है ये बात। Explain the meaning of departmental accounting, discuss and type and advantage of preparing departmental accounting। लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था व्हाट इज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। जब आप क्या करते हो, अपने डिपार्टमेंट्स की अलग अलग अकाउंटिंग करते हो। क्या डिपार्टमेंट अंडर अ रूफ होते हैं, बिल्कुल अंडर अ रूफ, एक ही छत के नीचे आपने अपने बिजनेस की डिपार्टमेंट बांटे हुए हैं, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, और कितने भी डिपार्टमेंट हो सकते हैं। आप हर डिपार्टमेंट की अलग अलग अकाउंटिंग कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, जिससे आपको पता चले प्रॉपर कि हर एक डिपार्टमेंट कितना काम कर रहा है, कितना प्रॉफिट कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा खर्चे लगा रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट कम खर्चे लगा रहा है। तो बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा,
बेटर मैनेजमेंट होगा, है ना। आपको सबका अलग अलग प्रॉफिट जानने को मिलेगा, तो सबका आपको अलग अलग प्रॉफिट, अलग अलग एक्सपेंसेस जानने को मिलेंगे। उससे आप क्या कर पाओगे, बेटर डिसीजंस ले पाओगे। कैसे डिसीजन ले पाओगे कि देखो कौन से डिपार्टमेंट को आपको फर्दर कंटिन्यू करना है और कौन से डिपार्टमेंट को बंद करना है। देखो डिपार्टमेंट ए बी सी, ठीक है। डिपार्टमेंट ए सेल, डिपार्टमेंट ए की सेल है 1 लाख, डिपार्टमेंट बी की है 50,000, डिपार्टमेंट सी की है 80,000, ठीक है। डिपार्टमेंट ए के खर्चे हैं आपके 20,000, इसके खर्चे हैं 25,000 और इसके खर्चे हैं 15,000। क्या पोजीशन दिख रही है, डिपार्टमेंट ए बढ़िया काम कर रहा है, डिपार्टमेंट सी भी बढ़िया काम कर रहा है, डिपार्टमेंट बी क्या कर रहा है, सेल सबसे कम कर रहा है, खर्चे सबसे ज्यादा कर रहा है। तो आप क्या करोगे, बेटर डिसीजन किसके ऊपर लोगे, बी के ऊपर। ज्यादा ध्यान किसके ऊपर दिया जाएगा, बी के ऊपर। होता है ना, कोई एक सब्जेक्ट अपनी वीक होती है तो ज्यादा ध्यान हम किस पे देते हैं, उसी सब्जेक्ट पे देते हैं। वही सेम कैसा है, डिपार्टमेंट के साथ है। अब बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सारी पॉलिसीज हम कहाँ लगाएंगे, बी के ऊपर लगाएंगे। अगर हमने पॉलिसीज लगाई, काम करी तो अच्छी बात है, नहीं करी तो क्या कर दोगे, डिपार्टमेंट बी को शट डाउन कर दोगे, फर्दर कंटिन्यू नहीं करोगे। आप लैग देखोगे, देखो क्या कमी आ रही है बी डिपार्टमेंट में, कौन है जो अच्छे से काम नहीं कर रहा। एम्प्लॉइज के ऊपर भी क्या बना रहेगा, सुपरविजन बना रहेगा, ठीक है। ये क्या है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के एडवांटेज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी यही हैं, एडवांटेज भी यही हैं, ऑब्जेक्टिव भी यही है, ठीक है। सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस का क्या होता है, आपको ट्रीटमेंट होता है किसमें, डिपार्टमेंट्स में। ऑपरेशनल एफिशिएंसी निकलती है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब कौन सा डिपार्टमेंट कितना बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग एफिशिएंसी की आदत होगी, आपको कौन सा डिपार्टमेंट बंद करना है और कौन सा चालू रखना है। तो ओपन और शट डिपार्टमेंट, इंटर डिपार्टमेंटल कंपैरिजन। अब देखो एक ही छत के नीचे 3 डिपार्टमेंट है, ए बी सी। ए को बी से कंपेयर करोगे, बी को ए से करोगे, सी से करोगे, आपस में कंपैरिजन बनेगा, उनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन की भावना आएगी, है ना, और मोटिवेशन मिलेगा, और मुझे तो ए से बढ़िया काम करना है, मुझे सी से अच्छा काम करना है। तो डिपार्टमेंट के बीच में क्या बना रहेगा, एक हेल्दी कंपटीशन बना रहेगा। आपको डिटेल इंफॉर्मेशन पता चलेगी सारे डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट ए की, डिपार्टमेंट बी की, डिपार्टमेंट सी की, और ओवरऑल आपके ऑर्गेनाइजेशन की भी पता चलेगी, ठीक है। ओवरऑल प्रॉफिट ज्ञात करने में काफ़ी आसानी रहेगी और पर्टिकुलरली प्रॉफिट निकालने में भी आपको काफ़ी आसानी रहेगी। साउंड प्लानिंग एंड बजटिंग मतलब कौन सा डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर रहा है उसके लिए आप अच्छा बजट बनाओगे, कौन सा डिपार्टमेंट कम काम कर रहा है उसके लिए आप क्या करोगे, प्रॉपर प्लानिंग करोगे, प्रॉपर उसका क्या करोगे, बढ़िया मैनेजमेंट करोगे। अच्छा मैनेजमेंट करोगे, डिपार्टमेंट अच्छा काम करेगा, ठीक है। और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, ग्रोथ ऑब्जेक्टिव। अब देखो डिपार्टमेंट ए में एम्प्लॉइज बढ़िया काम कर रहे हैं, आप उन्हें क्या करोगे, प्रमोट करोगे, है ना, उनका क्या करोगे, आप प्रमोशन कर दोगे, उनको कुछ पक्ष दोगे, एडवांटेज दोगे, उन्हें एक टिकट दे दो कि जाओ मालदीव्स घूम के आओ, है ना। डिपार्टमेंट बी के एम्प्लॉइज एकदम नालायक हैं, कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, उनके सैलरी को कट कर लोगे, उनसे ओवरवर्क करवाओगे, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए उनके ऊपर कुछ प्रेशर डालोगे। तो ये कब पता चलेगा, जब आप डिपार्टमेंट्स की अलग अलग अकाउंटिंग करोगे। अब जब सब एक साथ ही चल रहा है तो आपको पता ही नहीं लग पाएगा किसने कितना एफर्ट्स डाले हैं, ठीक है। एक बार थ्योरी के क्वेश्चन आपको खुद से भी पढ़ने हैं ना, एक बार बस आपको गो थ्रू करने हैं, याद नहीं करने हैं, आपको समझा दिया गया है, बस आप एक बार इनको गो थ्रू कर लेना, एग्जाम में आप अपने आप लिख के आ जाओगे अच्छे से, पक्का। नेक्स्ट क्या आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांच। कल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था कि ब्रांच क्या होती है, एक बार और देख लेते हैं। ब्रांच मतलब अब एक छत की बात नहीं रही, अब बहुत सारी छत की बात आ गई। दैट मीन्स अलग अलग
जगह पे आप क्या कर रहे हो, अपने बिजनेस को ओपन कर रहे हो। प्लेस ऑफ बिजनेस क्या हो गया, अलग हो गया। एक हेड ऑफिस होता है जो क्या होता है, मेन होता है। मेन कौन होता है, हेड ऑफिस होता है, जिसके अंडर में आपकी ब्रांचेस काम करती हैं। नाम से पता चल रहा है आपने अपने बिजनेस को अलग अलग जगह फैला दिया। क्यों फैलाया, आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, आपको ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी चाहिए, ठीक है, इसलिए आपको ग्रोथ चाहिए, अच्छा डेवलपमेंट चाहिए, तो इसलिए आपने क्या करा है, ब्रांचेस अपनी क्रिएट कर दी अलग अलग जगह पे। अब देखो ब्रांच दो तरीके की होती है। पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है बढ़िया कि ब्रांच क्या होती है। हेड ऑफिस होता है, कुछ ब्रांचें होती हैं, प्लेस ऑफ बिजनेस जहाँ अलग अलग होते हैं उसे ब्रांच कहते हैं। दो तरीके की ब्रांच होती हैं, एक इनलैंड ब्रांच होती है आपकी और एक फॉरेन ब्रांच होती है। इनलैंड मतलब विद इन इंडिया, जहाँ सारे ऑपरेशन इंडिया में ही हो रहे हैं और भारत में ही क्या है, ब्रांच है। फॉरेन मतलब यहाँ पर ब्रांच नहीं है तो कहाँ है, फॉरेन कंट्री में ब्रांच है, लेकिन कुछ ऑपरेशंस यहाँ हो रहे हैं, या तो फिर हेड ऑफिस आपका यहाँ होगा, दूसरी कंट्रीज में आपने अपनी ब्रांचेस क्या कर दिए हैं, ओपन कर दिए हैं, ठीक है। अब अकाउंटिंग कैसे करते हैं, देखो इंडिपेंडेंट इनलैंड ब्रांच के अंदर दो टाइप हैं आपके, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब जो ब्रांच डिपेंडेंट है किसके ऊपर, ऑब्वियसली हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड होगी। और डिपेंडेंसी कैसी है, अकाउंटिंग टर्म्स की डिपेंडेंसी है। सारे अकाउंट्स इस ब्रांच के कौन बनाएगा, हेड ऑफिस बनाएगा। ब्रांच कोई एडिट नहीं लेती अपने अकाउंट्स बनाने का, कुछ भी नहीं करेगी, सारा काम कौन करेगा, हेड ऑफिस, ठीक है। इंडिपेंडेंट ब्रांच सारा काम खुद से करेगी, खुद से क्या बनाएगी, अकाउंट्स मेंटेन करेगी, अकाउंट्स मेंटेन ये खुद से करेगी और ये नहीं करेगी। यहाँ कौन करेगा, हेड ऑफिस करेगा। अब डिपेंडेंट ब्रांच को अकाउंटिंग करने के आपको कुछ मेथड्स पढ़ाए गए थे। फर्स्ट मेथड है आपका स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड है आपका डेटर्स मेथड, और थर्ड है आपका फाइनल अकाउंट्स मेथड। डेटर्स मेथड में हेड ऑफिस ब्रांच को अपना डेटर मान के अकाउंटिंग करती है। स्टॉक एंड डेटर में देखो नाम से ही पता चल रहा है, एक स्टॉक अकाउंट बनेगा, एक डेटर्स का अकाउंट बनेगा, एक एक्सपेंसेस का बनेगा, एक P&L का बन जाएगा, और एक एडजस्टमेंट का बनेगा जहाँ पे हम लोडिंग को एडजस्ट करते हैं। और लोडिंग बताई थी लास्ट क्लास में ही, क्या होता है, प्रॉफिट का वो मार्जिन जो इंक्लूड होता है किसमें, आपका क्लोजिंग स्टॉक में, जो कि क्या होता है आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। उसे आप क्या करोगे, रिवर्स साइड में लिख के उसकी लोडिंग उतारते हो। क्यों, क्योंकि हम हमेशा अकाउंटिंग कैसे करते हैं, कॉस्ट बेसिस पर करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है आपकी फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच में दो पार्ट हैं, IFO एंड NIFO। IFO मतलब इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन और NIFO मतलब नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस, ठीक है। सेम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के जैसी है, जहां डिपेंडेंसी हेड ऑफिस के ऊपर है और जहां डिपेंडेंसी खुद के ही ऊपर है। फॉरेन ब्रांच की अकाउंटिंग कैसे करते हैं, देखो फॉरेन तो करेंसी दूसरी होती है, यहाँ चलता है अपने INR रुपीज। मान लेते हैं अमेरिकन में कंट्रीज में क्या चलता है, डॉलर। अब उन लोगों ने अकाउंटिंग तो डॉलर में की होगी, अब आपको यहाँ अकाउंटिंग करनी है तो आप कैसे करोगे, पहले उनके फाइनेंशियल्स को कन्वर्ट करोगे अपनी करेंसी में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, कन्वर्जन होगा, तो यहाँ सबसे पहले टेबल बनेगी कन्वर्जन की, उसके बाद आप अकाउंटिंग कर लेना। जो भी मेथड आप फॉलो करना चाहो उस मेथड से आप अकाउंटिंग कर सकते हो। तो फॉरेन ब्रांच में अकाउंटिंग कैसे होगी, पहले कन्वर्जन होगा, उसके बाद हम अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन आ गया, ब्रांच क्या होती है, ब्रांच के टाइप्स क्या होते हैं, अभी बताए डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग वो भी सेम है, डेटर्स मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड एंड फाइनल अकाउंट मेथड, ठीक है। अच्छा आप ये भी लिख सकते हो कि ब्रांच क्या करेगी, हेड ऑफिस क्या करता है, ब्रांच को सामान बेचता है। वो सामान कैसे बेच सकता है,
या तो कॉस्ट पे भेज देगा या फिर इनवॉइस प्राइस पे भेजेगा। कॉस्ट पे भेजेगा तो हम कोई लोडिंग नहीं उतारेंगे, लेकिन इनवॉइस प्राइस पे भेज दिया मतलब प्रॉफिट जोड़कर भेज दिया। अब क्या करेंगे, हम लोडिंग को रिवर्स करेंगे। और ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम अकाउंटिंग कॉस्ट बेसिस पर करते हैं। जब ब्रांच डिपेंडेंट होगी किसके ऊपर, हेड ऑफिस के ऊपर, तो ब्रांच क्या करेगी, सेल करेगी। सेल से जो पैसा आएगा वो अपने पास रखेगी क्या, बिल्कुल नहीं, किसको दे देगी, हेड ऑफिस को। इसी को क्या बोलते हैं, रेमिटेंस। क्या बोलते हैं, रेमिटेंस। जब हेड ऑफिस सारा कमाया हुआ पैसा किसको देती है, वो ब्रांच सारा कमाया हुआ पैसा किसको देती है, हेड ऑफिस को, उसे क्या बोलेंगे, रेमिटेंस। ठीक है। क्या हेड ऑफिस भी ब्रांच को कुछ पैसे देगा, बिल्कुल देगा। क्यों देगा, डे टू डे एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए, एक्सपेंसेस को कवर अप करने के लिए हेड ऑफिस क्या देगा, ब्रांच को भी पैसे देगा। ठीक है। तो कैश रेमिटेड टू ब्रांच मतलब हेड ऑफिस ने ब्रांच को पैसे दिए। कैश रेमिटेड बाय हेड ऑफिस मतलब ब्रांच ने हेड ऑफिस को पैसे दिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द टर्म्स ऑफ कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट। आ जाइए देखते हैं अपन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट मतलब जब आप किसी कंपनी के क्या करते हो, शेयर्स परचेज करते हो या फिर डिबेंचर्स परचेज करते हो, मतलब आप सिक्योरिटीज परचेज कर रहे हो। क्या कर रहे हो, सिक्योरिटीज परचेज कर रहे हो। आपने किसी भी कंपनी की सिक्योरिटीज को परचेज किया। सिक्योरिटीज कैसे हो सकती है, शेयर्स भी हो सकते हैं और डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। तो शेयर्स भी हो सकते हैं, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। डिबेंचर एंड बॉन्ड क्या हो गए, फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज। डिबेंचर एंड बॉन्ड्स क्या हो गए, फिक्स इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज। क्यों, क्योंकि कंपनी डिबेंचर्स को और बॉन्ड्स को फिक्स रेट से क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। क्या देती है, इंटरेस्ट। याद रखना है, डिबेंचर और बॉन्ड्स पे क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है। कौन देता है, कंपनी देती है। कैसे रेट से देती है, फिक्स रेट से देती है। शेयर्स क्या होते हैं आपके, वेरिएबल इनकम या फिर फ्लक्चुएटिंग इनकम भी आप इसे बोल सकते हो, इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज। मतलब शेयर्स पे कैसी इनकम आती है, फ्लक्चुएटिंग इनकम। इस साल कंपनी ने ज्यादा डिविडेंड दे दिया, नेक्स्ट ईयर दिया ही नहीं, नेक्स्ट ईयर और ज्यादा दे दिया, उससे नेक्स्ट ईयर कम दे दिया। तो यहाँ पे आपकी जो इनकम है वो क्या है, फिक्स नहीं है, चेंज होती रहती है। क्या शेयर्स पे भी इंटरेस्ट देती है कंपनी, बिल्कुल नहीं। शेयर्स पे डिविडेंड दिया जाता है। क्या दिया जाता है, डिविडेंड। क्या फिक्स रेट से दिया जाता है, नहीं, कोई रेट फिक्स नहीं होती है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में रेट डिसाइड करेंगे उस रेट से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है। दो तरीके की सिक्योरिटीज होती हैं, फिक्स्ड इनकम बियरेबल सिक्योरिटीज, वेरिएबल इनकम बियरेबल सिक्योरिटीज। फिक्स में क्या आते हैं आपके बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, और वेरिएबल में क्या आते हैं आपके इक्विटी शेयर्स आते हैं। इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड दिया जाता है और बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है। अब देखो एक पॉइंट है आपका एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट क्या होता है, जहां पे इंटरेस्ट की प्राइस एक्सक्लूडेड है। देखो नाम से ही पता चल रहा है एक्स, ये वो वाला एक्स नहीं है, ये है एक्सक्लूडेड इंटरेस्ट। मतलब जो प्राइस आपने पे की है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। नॉर्मल प्राइस है, मतलब शेयर आपने 100 रुपीज का खरीदा है, बॉन्ड्स आपने 100 रुपीज का खरीदा है, तो वो कितने का है, 100 का। दैट इज योर एक्स इंटरेस्ट प्राइस। कम इंटरेस्ट मतलब क्यूमुलेटिव, वो इंक्लूडेड है, तो ये क्या हो गई, इंक्लूडेड इंटरेस्ट। क्या हो गई, इंक्लूडेड इंटरेस्ट। इसका मतलब डिबेंचर अगर 120 का है, दैट मीन्स 20 आपने इंटरेस्ट के दिए हैं और 100 क्या है उसकी
फेस वैल्यू है। गॉट इट? का एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट समझ में आया? एक्स इंटरेस्ट में इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड है और कम में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। ठीक है, आप क्या करोगे, कम इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन करते वक्त इंटरेस्ट को अलग कैलकुलेट करोगे और फिर उसे उस अमाउंट में से माइनस करके दिखाओगे। ठीक है, एक बार एंट्रीज भी देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। देखो, कंपनी अगर इन्वेस्ट कर रही है कहीं और किसी कंपनी में, तो वो क्या हो गया, आपका असेट हो गया। असेट क्यों हो गया? क्योंकि आपको उसके ऊपर रिटर्न मिलेगा और एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन आपको आपका सारा पैसा मिल जाएगा। तो असेट की एंट्री क्या होगी? असेट का नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट। और असेट क्या होते हैं आपके? डेबिट होते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। आपने इन्वेस्ट किया और आपके पास से पैसा गया। जब आप इन्वेस्टमेंट परचेज करोगे तो पैसा तो जाएगा ही, लेकिन कौन सा असेट चल कर आएगा? इन्वेस्टमेंट। तो देखो, एक असेट गया और एक असेट आ गया। आपने असेट परचेज कर लिया, इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, कंपनी क्या देगी आपको? अब रिटर्न्स देगी। रिटर्न्स लो, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब आपको इंटरेस्ट रिसीव हो गई। ठीक है, अब मार्केट में उस इन्वेस्टमेंट की बढ़िया वैल्यू चल रही है, कोई और है जो उसे अच्छे प्राइस में परचेज करना चाहता है, तो क्या करोगे आप? सेल कर दोगे क्या? बिल्कुल कर देंगे सेल। जहां पैसा दिखेगा हम वहीं सेल कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? जब आपको पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन आपके हाथ से फिर असेट चला जाएगा। असेट का नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट। तो उसे क्या कर दो? अब क्रेडिट कर दो। दोनों रियल अकाउंट हैं और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो और जो आ रहा है उसे डेबिट कर दो। कर दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब आपको लॉस ऑफ स्टॉक पर क्या लिखना है? एक डिटेल नोट लिखना है। क्या होता है लॉस ऑफ स्टॉक? ये भी कल आपको मैंने समझाया था, एक बार ब्रीफली फिर से समझते हैं। कंपनी क्या करती है? कंपनी या फिर फर्म या फिर बिजनेस, आप कुछ भी बोल सकते हो। बिजनेसमैन क्या करेगा? अपने स्टॉक का क्या करवाता है? इंश्योरेंस करवाता है। ठीक है, नुकसान से बचने के लिए आप क्या करवाते हो? इंश्योरेंस करवाते हो। उसी को क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस बोलते हैं। ठीक है ना। अब बिजनेसमैन किसका करवाएगा? देखो, वो खुद का करवाए, उसका पर्सनल इंश्योरेंस है, बिजनेस से उसका लेना देना नहीं है। ठीक है, किसका करवाएंगे हम? बिजनेस के असेट्स का। और मेन असेट क्या है बिजनेस का? स्टॉक है। आप अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवाओगे। बाई चांस स्टॉक जल गया, चोरी हो गया, तो आप क्या करवाते हो? उसका इंश्योरेंस। आपने अपने नुकसान की भरपाई के लिए क्या करवाया है? इंश्योरेंस करवाया है। अब बिजनेसमैन के पास पॉलिसी है कि वो लॉस ऑफ स्टॉक करवा ले। लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, नाम से ही पता चल रहा है, स्टॉक का नुकसान। स्टॉक का क्या हो गया? आपको नुकसान हो गया। आपने इसके लिए क्या करवा दिया? इंश्योरेंस करवा दिया। ठीक है, अब मान लेते हैं, चलो इसको स्टोरी के पैटर्न से समझते हैं। आपका स्टॉक है, मान लेते हैं 1,50,000 का आज। ठीक है, अचानक से क्या लग गई? आग लग गई, स्टॉक जल गया। ठीक है, अब जिस दिन आग लगी उस दिन का स्टॉक क्या माना जाएगा? आपका कैलकुलेशन के लिए माना जाएगा। आग लगी और आप ताली बजा रही हो बाहर बैठ के कि अरे मैंने तो इंश्योरेंस करवा रखा है, मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ, आग को बुझाऊँ, पानी डालूँ, फायर ब्रिगेड को बुलाऊँ? नहीं, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है। पूरी कोशिश करनी है आपको अपने स्टॉक को बचाने की। इंश्योरेंस कंपनी फूटी कौड़ी नहीं देगी अगर आपने कोशिश नहीं की तो। ठीक है, आपने सारे हाथ पैर मारे, 20,000 का स्टॉक या 30,000 का स्टॉक आपका बच गया। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी 30 पे तो क्लेम आपको देगी नहीं। ठीक है, क्योंकि वो तो आपने बचा लिया। जो बचा कुचा जला माल है उसे आप बेचकर पैसे कमा सकते हो, जो कितने हैं? 30,000 रुपीज। ठीक है, जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक था 1,50,000 का, तो अब कैलकुलेशन किस पर होगी? 1,50,000 का।
आपने इंश्योरेंस करवा रखा था 80,000 का और नुकसान हो गया आपको 60,000 का। क्या लग रहा है देखकर? 60,000 का नुकसान है, इंश्योरेंस तो 80 का है, दे देगी कंपनी? बिल्कुल भी नहीं देगी। क्या लगेगा? एवरेज क्लॉज लगेगा। आपको करवाना तो 1,50,000 का चाहिए था, आपने करवाया कितना है? 80 का। तो हम भी आपको क्या देंगे? प्रोपोर्शनेट बेसिस पर पे करेंगे। 80,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 60,000। इंश्योरेंस कंपनी ये मानेगी कि इसमें वो स्टॉक भी कवर है जिसका इन्होंने इंश्योरेंस नहीं करवाया, तो वो क्या देगी? प्रोपोर्शनेट बेसिस पर क्या देती है? पैसा। इसी को हम क्या बोलते हैं? एवरेज क्लॉज। क्या बोलते हैं? एवरेज क्लॉज। जब आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस पर पैसा मिलता है इंश्योरेंस का, उसे क्या बोला जाता है? एवरेज क्लॉज। ये हो गई आपकी लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। नेक्स्ट पॉलिसी है आपकी लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। लॉस ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट का नुकसान। देखो माल जल गया, स्टॉक का नुकसान हो गया, वहां से इंश्योरेंस आ गया, लेकिन अब क्या हो रहा है? जैसे ही आग लगी, क्या नेक्स्ट डे से ही आपका बिजनेस पहले जैसा चलने लग जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं ना। बिजनेस को पहले जैसी कंडीशन में आने के लिए कुछ टाइम लगेगा, वक्त लगेगा उसे हील होने में। मान लेते हैं 6 महीने लग गए। मोस्टली ये टाइम पीरियड विद इन 12 मंथ्स ही होता है, लेस देन 12 मंथ्स होता है, याद रखना है। कल 1 मार्क क्वेश्चन में भी पढ़ा था। इंडेमिनिटी पीरियड बोलते हैं, ऐसे कितना होगा? 12 महीने से कम होगा। 6 महीने लग गए बिजनेस को उस पोजीशन में आने के लिए। इन 6 महीने में सेल कम हुई होगी, जो भी आपकी स्टैंडर्ड सेल है उससे आपकी एक्चुअल सेल कम हुई होगी। इसी को क्या बोलते हैं? शॉर्ट सेल। सेल में कमी पड़ गई, ठीक है, क्योंकि आग लगी थी, बिजनेस को टाइम लगेगा। सेल कम हुई तो क्या होगा? ऑब्वियसली प्रॉफिट कम होगा। इसका भी क्या करवा दिया हमने? इंश्योरेंस के जितना भी प्रॉफिट का नुकसान होगा उस पर भी हम क्या ले लेंगे? इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले लेंगे। इसको और भी क्या बोला जाता है? कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस। आग लगने की वजह से आपको जो भी नुकसान हुआ उसका जो आपको इंश्योरेंस है मिलेगा लॉस ऑफ स्टॉक में, लेकिन जो आपके बिजनेस ऑपरेशन इफेक्ट हो गए उससे जो नुकसान हुआ उसको क्या बोलेंगे? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। ठीक है। एक होती है आपकी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। देखो थ्योरी में तीनों ही लिख के आना। कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी मतलब बिजनेसमैन स्टॉक का इंश्योरेंस भी ले रहा है, प्रॉफिट का भी ले रहा है और अपने असेट का भी ले रहा है। जो भी उसके वैल्यूएबल असेट है ऑर्गेनाइजेशन के, सबका स्टॉक का क्या ले लिया उसने? इंश्योरेंस ले लिया। किस चीज का इंश्योरेंस? स्टॉक का, प्रॉफिट का और असेट का। ठीक है, सबका इंश्योरेंस ले लिया। नाम में ही पता चल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव, बड़ी पॉलिसी ली है उसने। तो बताइए लॉस ऑफ स्टॉक में क्या सबसे कम प्रीमियम जाएगा? लॉस ऑफ प्रॉफिट में थोड़ा ज्यादा जाएगा और सबसे ज्यादा प्रीमियम कहाँ जाएगा? कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में। जब आप इंश्योरेंस का पैसा ज्यादा लोगे तो आपको प्रीमियम भी ज्यादा पे करना पड़ेगा। क्या होता है प्रीमियम? वो फिक्स अमाउंट जो हम मंथली या क्वार्टरली इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं। ठीक है, फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला इन्होंने भी लिखा है, लॉस सफर्ड इनटू सम इंश्योर्ड, जितना आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, और एक्चुअल इंश्योरेबल अमाउंट, दैट मीन्स जितना आपको इंश्योरेंस करवाना चाहिए था, जितना करवा रखा है, जितना करवाना चाहिए था, नुकसान से उसका क्या कर दो? मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्या आ जाएगा आपका? इंश्योरेंस का क्लेम अमाउंट आ जाएगा, जो आपको कौन देगी? इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। सेम आ गया क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट मतलब जो भी आपके ऑपरेशन हिंडर हुए हैं, किससे? बिजनेस के आग लगने से। बिजनेस में आग लग गई है ना, कोई नुकसान हो गया स्टॉक का, उसकी वजह से बिजनेस आपका नॉर्मल कैपेसिटी में नहीं चल रहा है, तो प्रॉफिट का जो नुकसान हुआ उसको क्या बोलेंगे? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। ठीक है, कैसे निकालते हैं इसको? देखो स्टैंडर्ड सेल थी आपकी और जो एक्चुअल है उसके बीच का डिफरेंस क्या हो गया? शॉर्ट सेल। उसके ऊपर किसका मल्टीप्लाई करोगे आप? ग्रॉस प्रॉफिट की रेट का।
क्या निकल जाएगा, वो प्रॉफिट जिसका आपको क्या हो गया है, नुकसान हो गया है, ठीक है ना। फिर क्या दे लोगे आप इंश्योरेंस कंपनी से, उसके ऊपर आप पैसा ले लोगे। और भी एक दो स्टेप होते हैं इसकी कैलकुलेशन करने के लिए। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, इसका पूरा समझ में आ जाएगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी भी और लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, तो क्या लिखोगे, पहले तो इंश्योरेंस डिवाइड कर देना, फिर उसके 3 पार्ट्स बता देना, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना और इसके बारे में ज़्यादा लिख देना, ठीक है। यही तरीका है बीकॉम में थ्योरी लिखने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने का जो भी स्टेप है ना, वो भी आप इसमें लिख सकते हो, आपकी थ्योरी काफ़ी बड़ी हो जाएगी और ना, और आंसर भी आपका अच्छा दिखेगा। अब वो स्टेप अपन कहाँ सीखेंगे, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट के दोनों के क्या बताऊंगी मैं आपको, स्टेप्स बताऊंगी कैलकुलेशन करने को, और अपन क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। हायर परचेज सिस्टम क्या होता है, हायर परचेज सिस्टम एक वो सिस्टम है जहां पे आप गुड्स परचेज करते हो और इंस्टॉलमेंट में क्या करते हो, उनका पेमेंट करते हो। अब आप जब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करोगे तो क्या जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट भी जाएगा और साथ में क्या जाएगा, इंटरेस्ट भी जाएगा, ठीक है। इसका बेसिकली मेजरली आएगा तो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, और बहुत ईजी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, सिर्फ आपको बेसिक मैथमेटिक्स लगानी है, ठीक है। क्या होता है हायर परचेज सिस्टम, जहां पर हम गुड्स को कैसे परचेज करते हैं, इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, गुड्स की जो प्राइस है कैसे पे करेंगे, इंस्टॉलमेंट में, और इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में आप ऐसे थोड़ी दोगे, लो प्रिंसिपल का पैसा लो इंटरेस्ट, आप तो मिलाकर देते हो, उसमें क्या इंक्लूडेड होता है, प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी, बोथ इंक्लूडेड होते हैं। परचेजिंग मर्चेंटाइज सच एज कार, फर्नीचर, बेसिकली छोटी मोटी गुड्स में आप ये नहीं करोगे। अब मान लो आप चिप्स का पैकेट खरीद रहे हो, हायर परचेज पे थोड़ी खरीदोगे, कोई बड़ा असेट परचेज करते हैं, जैसे कि फर्नीचर खरीदा आपने, है ना, आपने गाड़ी खरीदी, ठीक है, आपने फ्रिज खरीदा, है ना, मान लेते हैं आपने गाड़ी खरीदी 5 लाख की, आप धीरे धीरे पेमेंट करोगे। अच्छा, आपने कुछ टर्म्स देखते हैं अपन इसमें, हायर परचेज, जो सेलर होता है उसे क्या बोलेंगे, हायर वेंडर, क्या बोलेंगे, वेंडर, और जो परचेज करता है उसे क्या बोलेंगे, हायर परचेजर, ठीक है। सेलर ने, वेंडर ने सामान बेचा, परचेजर ने खरीदा, कुछ पैसा वो सेल करते वक्त लेगा, वेंडर कुछ पैसा परचेजर से सेल करते वक्त लेगा, उसको क्या बोलते हैं, डाउन पेमेंट, सुना होगा ना, डाउन पेमेंट इतनी करनी पड़ेगी, उसके बाद से किस्त शुरू हो जाएंगी, ये वही है, आप डाउन पेमेंट कर दो, उसके बाद से क्या शुरू हो जाएगी आपकी इंस्टॉलमेंट। ईएमआई पे देते हैं ना अपन, आईफोन लेते हैं ईएमआई पे, वैसा ही आपको क्या करनी पड़ेगी, कुछ डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद से इंस्टॉलमेंट पे करो। इंस्टॉलमेंट में कुछ पैसा तो प्रिंसिपल का होगा और कुछ इंटरेस्ट का होगा, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब गुड्स की अमाउंट जाती जाएगी और इंटरेस्ट मतलब ऊपर का। अब आप धीरे धीरे पैसा दे रहे हो तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा ही देना पड़ेगा, तो क्या लगता जाएगा, इंटरेस्ट लगता जाएगा, ठीक है। रॉयल्टी आपका सिलेबस से हट चुका है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा रॉयल्टी, तो रॉयल्टी के क्वेश्चंस को आपको नहीं पढ़ना है। अभी जो कल आपका एग्जाम है उसमें रॉयल्टी नहीं आएगा।
इसी के साथ कंप्लीट होते हैं आपके सारे थ्योरी के क्वेश्चंस। देखो शॉर्ट क्वेश्चंस भी कवर हो गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी कवर हो गए हैं। अब बस आपको एक बार बैठना है और सारे शॉर्ट से लेके लॉन्ग क्वेश्चन सारे एक बार अच्छे से पढ़ लेने हैं। समझ में आपको आ गए हैं, बस आपको एक बार पढ़ना है। आप पढ़ोगे और एग्जाम में आप अच्छे से लिख पाओगे, गारंटी है आप लिख पाओगे। आपको ऐसा लगेगा नहीं याद नहीं है, याद नहीं है। देखो याद नहीं होता ये सब, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे ही आपको क्लैरिटी हो जाएगी आप एक बार इसको पढ़ लो और आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे। अब नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। एक बार अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना। अभी के लिए इतना ही, आपकी थ्योरी का पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जिसने भी नहीं देखा है वो पहले फर्स्ट पार्ट देखो, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखना सेकंड वाला, उसके बाद आप थर्ड पार्ट देखना। ठीक है, जो अभी थोड़ी देर में अपलोड होगा। ठीक है, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। थैंक यू।